बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो एजुकेशन का पहला चैप्टर है टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन, वो ऑलमोस्ट उसकी सब्जेक्टिव स्टडी हम लोग उसके जो मेजर पोर्शन से जो मेजर टॉपिक्स थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम उसको ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं गूगल फॉर्म पे प्रैक्टिस MCQs बना के दूँगी, ठीक है, जनरेट करके दूँगी। तो ये क्विज़ की तरह एक रिस्पॉन्स तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। जब तक आप नहीं समझते कि आपकी टॉपिक पे ग्रिप नहीं अच्छी हो रही, ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरी ये सजेशन है कि जब तक आपका पेपर नहीं होता, ठीक है, तो ऑफ एंड ऑन जब भी आपको टाइम मिले तो आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको क्वेश्चन पे जाने से पहले बताना चाहूँगी, ठीक है, मेरी तरफ से एक एडवाइस समझ लें, सजेशन समझ लें, ठीक है। कोई भी पेपर सॉल्व करने से पहले, और ये स्पेशली मैं आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ, ठीक है, वैसे जनरल भी, पेपर को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ सॉल्व करें। आप लोग अपना ओपिनियन उसमें मत रखें, सब्जेक्टिव हो के पेपर कभी भी सॉल्व ना करें, वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। सेकंड चीज़ कि तुक्के मत लगाएं, तुक्के लगाने से परहेज़ करें। हो सकता है कि जो चीज़ आप अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग समझ के किसी ऑप्शन को टिक करके आ सकते हैं, तो उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप तुक्का लगाएं, ठीक है, या वहाँ पे आप अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या पूछना चाह रहे हैं, उससे हट के अगर आप अपना ऑप्शन देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर वो गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को प्लीज़ आप अवॉइड करें। सेकंड, इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी नज़रों से पहले कभी ना गुजरा हो, ठीक है, आपने कभी भी ना देखा हो, लेकिन आपने सब्जेक्टिव स्टडी की है, ठीक है, आपने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर किए हैं, तो आप उसमें से कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करें कि कौन सा वो ऐसा कीवर्ड है जो कि 4 ऑप्शन में से एक में बेस्ट सूट करता है। तो आप बजाय इसके कि आप उसको ब्लैंक छोड़ें या आप उसको तुक्का लगाएं, तो थोड़ा सा आप उस पर एफ़र्ट करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उसके बाद लगाएं। तो मैं उम्मीद रखूँगी कि आपका कोई ऑप्शन जो होगा वो गलत नहीं होगा साबित। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर इज टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट या एवेलुएशन। चारों हमने टेस्टिंग एलिमेंट्स पढ़े, डिटेल में पढ़े, ठीक है, इनमें की डिफरेंस भी देखा। तो जो इंस्ट्रूमेंट की बात है वो हमारे पास टेस्ट में होती है, ठीक है, टेस्ट को हम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, टूल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। देन लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंसेस। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की बात हम मेजरमेंट में करते हैं, क्योंकि मेजरमेंट हमें क्वांटिटेटिव वैल्यू देती है, न्यूमेरिक वैल्यू देती है, नंबर्स की फॉर्म में या स्कोर की फॉर्म में डाटा देती है। देन द पर्पज़ ऑफ एवेल्यूएशन इज़ टू मेक डिसीजन, प्रिडिक्शन, जजमेंट, ओपिनियन। तो प्रिडिक्शन एंड ओपिनियन इसके साथ सूट नहीं कर रहे, इनको हम साइड पे कर लेते हैं। जजमेंट एंड डिसीजन दो हमारे पास कीवर्ड्स रह गए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने लास्ट किसी एक क्विज़ में ऐड किया, तो उसके रिज़ल्ट से मुझे फील हुआ कि इस पे आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। इस चीज़ को आप प्लीज़ यहीं पे क्लियर कर लें, इस कॉन्सेप्ट को। एवेलुएशन की जो जनरल डेफिनेशन है, अगर आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास डायरेक्टली जजमेंट से डील करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जजमेंट का वर्ड मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है, तो हम जजमेंट को टिक करेंगे, ठीक है, जजमेंट इसका राइट ऑप्शन होगा। इन केस यहाँ पे जजमेंट नहीं होता तब डिसीजन इसका राइट ऑप्शन बन सकता था, बट इटसेल्फ जब जजमेंट मौजूद है तो वही इसका राइट ऑप्शन होगा। देन द पर्पज़ ऑफ एवेल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम पीरियड या एज। टाइम पीरियड और एज हमारे पास नहीं आ सकते। क्वांटिटी हमने मेजरमेंट में इसकी बात की थी, तो क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी इसका राइट ऑप्शन होगा। एवेल्यूएशन का मेन पर्पज़ क्या है? टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल क्वालिटी। देन एवेल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज
हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स बताई गई हैं, प्लेसमेंट एवेलुएशन, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव। तो जो स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है, ऑन गोइंग होती है, कॉन्टीन्यूस होती है, वो फॉर्मेटिव एवेलुएशन है। इससे हमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का अंदाज़ा होता है, ठीक है। टीचर्स अपने इंस्ट्रक्शनल मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सिर्फ फॉर्मेटिव एवेलुएशन की बेस पे होता है। देन अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज असेसमेंट, टेस्ट, मेजरमेंट, एवेलुएशन। अब इनमें जो सबसे बेस्ट सूट कर रहा है वो टेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सबसे बेसिक स्टेप है, फॉर्मल भी और सिस्टमेटिक प्रोसीजर भी इसमें फॉलो होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेट करने का, इंफॉर्मेशन हासिल करने का सबसे पहला स्टेप टेस्ट होता है। देन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज, न्यूमेरिक वैल्यू हमने बात की थी मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट इसका राइट ऑप्शन होगा। अ सम ऑफ क्वेश्चन इज टेस्ट, टेस्टिंग, असेसमेंट, एग्जामिनेशन। बहुत सारे सवालात मिल के क्या बनाते हैं, एक टेस्ट बनाते हैं, सवालात के मजमुआ, ठीक है। तो टेस्ट इसका राइट ऑप्शन है। देन द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, डेवलपमेंट ऑफ द टेस्ट, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द टेस्ट, मार्किंग ऑफ द टेस्ट। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा रिकॉल करें एवेल्यूएशन के फेजेस को, जो 3 हमने पढ़े थे, प्रोसेस फेज़ हमने, प्लानिंग फेज़ पढ़ा था, देन प्रोसेस फेज़, और लास्ट में हमारे पास था प्रोडक्ट फेज़। तो जो सबसे पहला स्टेप था वो हम क्या था, हम उसमें प्लान करते हैं, सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। वो प्लानिंग फेज़ था जिसमें हम डिसीजन करते हैं कि हम क्या क्या असेस करना चाह रहे हैं, क्या एवेलुएट करना चाह रहे हैं। तो मेजरमेंट का जो पहला स्टेप है वो डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर। पहले आप ये डिसाइड कर चुके होंगे कि आपने क्या मेजर करना है, तो बाकी 3 ऑप्शन उसके बाद में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन इज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन यूज़ होती है। देन टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ जो असेसमेंट डील करती है वो समेटिव असेसमेंट है। वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप, जिसका स्कोप सबसे ज़्यादा है, ब्रॉडर है, बड़ा है। तो इन चारों टर्म्स में से टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, एवेल्यूएशन का स्कोप सबसे ब्रॉडर है। देन हमारे पास है अगला क्वेश्चन, द राइट सीक्वेंसेस। हमने टेस्टिंग एलिमेंट्स पढ़े थे, सबसे पहले टेस्ट, उसके बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद एवेल्यूएशन। तो अगर इस सीक्वेंस को हम सामने रखें तो जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट इन स्कोप इज। तो जो चारों टेस्टिंग एलिमेंट हैं उसमें सबसे जो लीस्ट स्कोप है, नैरो इन स्कोप है, वो टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, परमानेंट डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन समेटिव एवेल्यूएशन, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, या नन ऑफ दीज। जो परमानेंट डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में इन्वेस्टिगेट करते हैं। डिफ़िकल्टीज़ की बात आएगी, डिफ़िकल्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की, डायग्नोज करने की बात, वो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन है। देन ब्रॉडर इन मीनिंग इज एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो सबसे ब्रॉडर हैं वो एम होते हैं, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे बनाए जाते हैं। देन गोल हमारे पास सब्जेक्ट लेवल पे या स्कूल लेवल पे होते हैं। ऑब्जेक्टिव उसके बाद आते हैं, ठीक है, ये टॉपिक लेवल या यूनिट लेवल तक होते हैं। तो एम इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रोसीजर यूज टू डिटरमिन पर्सन's एबिलिटीज इज मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। एक शख्स की एबिलिटीज़ हम डिटरमिन करते हैं, तयन करते हैं, उनका अंदाज़ा लगाते हैं किस में, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट वो होते हैं जहाँ पे आपको सिचुएशन दी जाती है कि आप अपना अपना बेस्ट दें, ठीक है, आपकी जितनी भी पोटेंशियल एबिलिटीज़ हैं आप उसको लगा के तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। टिपिकल में आपकी रूटीन की असेसमेंट हो रही होती है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में कंपैरिजन होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, और क्राइटेरियन में हम किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, ठीक है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर यूज टू डिटरमिन पर्सन एबिलिटीज़। ये हमें बताते हैं कि कोई शख्स कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, उसमें कितनी एबिलिटीज़ हैं। द पर्पज़ ऑफ एवेल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट क्वालिटी ऑफ समथिंग।
assign a mark or score to a student, measure the achievement of students, test the students in a subject. तो ये हमारे पास है make judgment about quality of something. अगला हमारे पास क्वेश्चन है इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन ग्रुप, इंडिविजुअल्स, एरियाज या इंटरेस्ट. तो वो हमारे पास है इंडिविजुअल्स. इसमें हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता. ठीक है, हमारे पास मतलब कोई टीचर ने सेट क्राइटेरिया नहीं रखा कि अगर बच्चे के 90% मार्क्स आएंगे तभी वो फर्स्ट पोजीशन लेगा. ठीक है, उस बच्चे की फ़र्स्ट पोजीशन होगी जिस बच्चे के 90% मार्क्स आए, या 95% आ गए, या 80%. इवन के क्लास में एक बच्चे ने 100 में से 60 नंबर ले लिए और उससे ज़्यादा किसी के नंबर नहीं है, तो वो 60 ही मेरिट बना देगा. ठीक है, तो वो उस बच्चे के स्कोर सबसे हाईएस्ट होंगे. ठीक है, तो इसी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बेस पे हम पोजीशन भी असाइन करते हैं स्टूडेंट्स को. तो वो इंडिविजुअल के दरमियान कंपैरिजन हो रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल. रिलायबल मीन कि हमारे पास स्कोर जो है वो कंसिस्टेंट हो. बार बार अगर हम टेस्ट को एडमिनिस्टर करें, ठीक है, उसको अगर हम चेक करें, मार्क करें, तो हमारे पास जो स्कोर हो वो सेम होना चाहिए. तो ऑप्शन में है कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एसेज. तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें मार्किंग रिलायबल होती है. क्यों? क्योंकि उसमें एक ऑप्शन ही दुरुस्त होता है और वो अगर 10 बंदे भी चेक करेंगे तो ऑप्शन जो दुरुस्त है वो सेम रहेगा. तो जब दुरुस्त ऑप्शन सेम रहेगा तो मार्किंग भी सेम रहेगी. देन फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन्स, यहाँ फैसिलिटी इंडेक्स भी कह सकते हैं इसको, डिफ़िकल्टी लेवल भी कहते हैं. ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 30 to 70% होती है. 30 से बिलो होगा तो इट्स मीन आइटम इज़ डिफ़िकल्ट, और 70 से अबव हुआ तो आइटम हमारे पास क्या होता है, ईजी होता है. लेकिन अगर 30 to 70 के रेंज में रहेगा तो वो आइटम एक्सेप्टेबल है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उन्होंने पूछा कि वैल्यू लेस देन 0.20 है, तो इसका मतलब है कि आइटम हमारे पास डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये वैल्यू 30% से बिलो है. देन अगला हमारे पास है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैव एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप बिकॉज सच क्वेश्चन आर इजी टू प्रिपेयर, आर इजी टू सॉल्व, आर इजी टू मार्क, और टेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं उनका सबसे मेजर एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज कि दे आर इजी टू मार्क. उनको चेक करना, उनकी मार्किंग करना आसान होती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे टाइप क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.40 मीन्स 0.4. आइटम इज़ गुड, आइटम इज़ एक्सेप्टेबल, आइटम इज़ वीक, आइटम डिस्क्रिमिनेट नेगेटिवली. डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू हमारे पास डिसाइड करती है कि जो हाई अचीवर्स कौन से हैं और लो अचीवर्स, उनके दरमियान एक डिफ्रेंशिएट करती है. ठीक है, तो उसकी जो रेंज है वो 0.30 से 1 के दरमियान होती है. अगर आइटम हमारे पास 0.30 और 1 के बीच में रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल है. अगर 0.30 से बिलो हो गया, लेस देन हो गया, तो इट मीन्स कि आइटम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता हाई और लो अचीवर्स को. और अगर वो 1 हो गया तो इट मीन्स कि वो 100% डिस्क्रिमिनेट करेगा. तो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.40 मीन्स आइटम इज़ एक्सेप्टेबल क्योंकि वो उस रेंज में है. अगला क्वेश्चन है इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स द स्टेम ऑफ आइटम्स शुड बी लार्ज, स्मॉल, मीनिंगफुल या रेलिवेंट. इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मीनिंगफुल है. जो स्टेम का ताल्लुक होता है वो लार्ज या स्मॉल होने से नहीं होता, मीनिंगफुल होने से होता है. आया जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मीनिंग भी रखता है या नहीं. देन नेक्स्ट टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न और सॉल्विंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मटीरियल आर कॉल्ड. इसमें की वर्ड आप तलाश करें. ठीक है, जो कि आपको राइट ऑप्शन तक ढूंढने में, राइट ऑप्शन तक पहुंचने में हेल्पफुल साबित हो. ऑप्शन हमारे पास हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटरेस्ट टेस्ट. तो अगेन हम स्टेम की तरफ जाते हैं. टेस्ट हमारे पास क्या डिमांड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न, कि स्टूडेंट ने कोई पैटर्न कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, या
सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल। कंक्रीट मटेरियल वो होता है कि जिसको स्टूडेंट फील कर सकें, ठीक है, उसको महसूस कर सकें, उसको मोल्ड या फोल्ड कर सकें, ठीक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, यही इसकी दो की टर्म्स हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टन पैटर्न्स के स्टूडेंट्स को कोई पैटर्न बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करें। या सेकंड चीज़ कि उनको एक कोई मटेरियल दिया जाता है और फिर उनको कोई टॉपिक असाइन कर दिया जाता है या कोई टेस्ट असाइन कर दिया जाता है कि इस मटेरियल से आप ये चीज़ बनाएं, परफॉर्म करें। तो ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है परफॉर्मेंस टेस्ट को, ठीक है। ये दो कीवर्ड जो हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज़ परफॉर्म करना, कोई चीज़ बनाना, या कोई वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जो मटेरियल आपको दिया गया होगा उस मटेरियल की बेस पे। देन विच एप्रोप्रिएट वर्ब विल बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की एक सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी, वो थी दे आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। उनको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है और उनको मेजर भी किया जा सकता है। ऑप्शन हम देख लेते हैं जो इस पर बेस्ट फिट आता है। टू नो, टू अप्रिशिएट, टू अंडरस्टैंड या टू कंस्ट्रक्ट। इन चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इसमें बेस्ट फिट हो रहा है, वो है टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ए टीचर आर कॉल्ड परफॉर्मेंस, इंस्ट्रक्शनल, अटेनमेंट, टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स। तो वो वाले ऑब्जेक्टिव्स जो कि टीचर्स की इंस्ट्रक्शन का पर्पस रिप्रेजेंट कर रहे हों, ठीक है, उनका मेन पर्पस क्या हो, टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करना, तो वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मेन एडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप इज दे कैन मेजर complex learning outcomes which cannot be measured with other types of question. The students can guess the paper, they are easy to mark, can diagnose the learning difficulties of students. तो जो सबसे मेजर एडवांटेज ऐसे टाइप का है वो ये है कि जो कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो में पढ़े थे उसमें हमारे पास एनालिसिस था, सिंथेसिस था और एवेल्युएशन। तो जो बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप हैं वो ये मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो वाले हमारे पास लर्निंग आउटकम्स मेजर करने के लिए हम ऐसे टाइप क्वेश्चन यूज़ करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को डाटा एनालाइज करना होता है या एवेल्युएट करना होता है या कोई चीज़ नई क्रिएट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ टेस्ट वेरी पॉपुलर विद क्लासरूम टीचर इज़। जो क्लासरूम टीचर यूज़ करते हैं टेस्ट वो हमारे पास मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। देन फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स ऑफ समेटिव एवेल्युएशन। समेटिव एवेल्युएशन के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं वो टेस्ट होता है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन। कि टीचर ने एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट लिया तो उसकी इंटरप्रिटेशन को इनमें से कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। पहला हमारे पास है अली कैन स्ट्रेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड हमारे पास है अहमद गॉट हाईएस्ट स्कोर। थर्ड हमारे पास है बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। अहमद गॉट हाईएस्ट स्कोर ये नॉर्म रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बच्चे की पोजीशन बता रहा है कि अहमद ने सबसे हाईएस्ट लिए, ठीक है, मार्क्स। लेकिन जो पूछा गया है वो क्राइटेरियन रेफरेंस की इंटरप्रिटेशन। टीचर ने क्राइटेरिया रखा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या बता सकते हैं। तो जब टीचर टेस्ट ले चुकी तो उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, ठीक है, इंटरप्रेट क्या किया टेस्ट से कि अली कैन स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अली उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैसिंग करेक्शन फार्मूला इज टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल इज। जो गैसिंग करेक्शन फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो S इज इक्वल टू R माइनस W डिवाइडेड बाय N माइनस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द समेटिव एवेल्युएशन इज
डायग्नोस्टिक, सर्टिफाइंग जजमेंट, कंटिन्यूस, ऑनगोइंग। समेटिव एवेल्युएशन हमारे पास क्या होती है? सर्टिफाइंग जजमेंट। कंटिन्यूस, ऑनगोइंग, डायग्नोस्टिक इस पर फिट नहीं बैठ रहे हैं, उसमें हम जजमेंट करते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट स्टूडेंट को असाइन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज, वो हमारे पास रेंज होती है। देन द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन अ क्लास इंटरवल इज, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज, फ्रीक्वेंसीज या नन ऑफ दीज, ये फ्रीक्वेंसीज। आल्दो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन एजुकेशन में जब हम टेस्टिंग या एवेल्युएशन का हम चैप्टर पढ़ें तो उसमें समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। देन हमारे पास है अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट रेफर्ड एज। अब इस स्टेटमेंट को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो जिस क्वेश्चन या स्टेटमेंट से बने होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? स्टेम, डिस्ट्रैक्टर, रिस्पॉन्स या नन ऑफ दीज। तो जिस स्टेटमेंट के से वो बने होते हैं या जो क्वेश्चन से वो बना होता है, ठीक है, उसको स्टेम बोलते हैं। और ये जो अभी हमने जिसका राइट ऑप्शन लगाया वो ये इटसेल्फ एक स्टेम है, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट। नेक्स्ट में आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें इन अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट विच आइटम इज़ बेस्ट हुज, तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसको हम स्टेम बोलेंगे। तो इसी के ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें आइटम डिफ़िकल्टी इज़ नियर 0, आइटम डिफ़िकल्टी इज़ नियर 100, आइटम डिफ़िकल्टी इज़ नियर 70 या आइटम डिफ़िकल्टी इज़ नियर 50। जनरली जो फैसिलिटी वैल्यू जो होती है हमारे पास वो 30 to 70 के बीच लाई कर रही होती है। अगर 30 से वो नीचे चली जाए उसकी वैल्यू फैसिलिटी वैल्यू तो वो हमारे पास आइटम डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हैं उनमें आइटम डिफ़िकल्टी 50 के राउंड अबाउट होती है। अगला क्वेश्चन, विच क्वेश्चन हैव इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग। मतलब ये कि जो स्कोरिंग है किसी भी टेस्ट की, जो स्कोर है, नंबर्स हैं, वो किसी दूसरे फैक्टर से अफेक्ट ना हो। वो अगर उसको मैं चेक करूँ तब भी सेम रहें, अगर दो शख्स और इसको चेक करें तब भी वो सेम रहें, तो वो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास स्कोरिंग जो होती है सेम होती है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन यूएसए इज, मल्टीपल चॉइस, ऐसे टाइप, मैचिंग लिस्ट या शॉर्ट आंसर्स। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों? ये सिर्फ क्लासरूम लेवल या टीचर्स तक महदूद नहीं होते बल्कि वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। और यूएसए में भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर्मेट जो है वो मल्टीपल चॉइस ही है, क्वेश्चन ही है। अगला, विच क्वेश्चन आर डिफ़िकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, ठीक है, जिनमें हमें कंसिस्टेंट स्कोर हासिल करना मुश्किल हो जाता है। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, स्ट्रक्चर्ड एसेज या अनस्ट्रक्चर्ड एसेज। तो वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड एसेज होते हैं, ठीक है। इन सब में से एक ये ऑप्शन इस टाइम के अकॉर्डिंग बेस्ट हो फिट बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो हमारे पास रिलायबिलिटी का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। शॉर्ट आंसर और स्ट्रक्चर्ड एसेज की अगर हम बात करें तो वो लास्ट वाले ऑप्शन के मुकाबले में उनमें भी रिलायबिलिटी हो सकती है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड एसेज जिनका कोई सिरा पैर ही नहीं है, ठीक है, तो उनको रिलायबिलिटी के साथ मार्क करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन हमारे पास है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, नॉलेज या पर्सनैलिटी। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनैलिटी को डील करती हैं। देन हमारे पास है टेस्ट मेंट फॉर प्रिडिक्शन ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया आर कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट या नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। प्रिडिक्शन कर रहा होता है कि आप किसी भी प्रोग्राम में इनरोल होने से पहले अगर कोई टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है, वो आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर रहा होता है और वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। फ्यूचर परफॉर्मेंस या प्रिडिक्शन की बात हम एप्टीट्यूड टेस्ट में करते हैं, आपकी पोटेंशियल एबिलिटीज़ की बात करते हैं इसमें हम।
अगला हमारे पास है क्यूडर डिटरजेंट मेथड इज़ यूज टू एस्टिमेट, रिलायबिलिटी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूज़ दैट डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वो हमारे पास होता है मीडियन। ठीक है, इसको आप ऑड एंड इवन की भी उसमें कर सकते हो, हाफ में डिवाइड कर सकते हो, या अगर आपके पास जो डाटा है वो इवन फॉर्म में है, ठीक है, तो आप फिर फार्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, दिस क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज़ कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैलिडिटी का टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको उसमें एग्जांपल दी थी मीटर की, कि मीटर हमारे पास हाइट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मीटर अगर हाइट ही मेजर करे तो वो हमारे पास वैलिड है। इसी तरह से ये टेस्ट की क्वालिटी है कि टेस्ट वही मेजर करे जो हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो वैलिडिटी को शो करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी जब मैं आपका एजुकेशन के लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, एजुकेशन पढ़ा रही हूँ, तो जो टेस्ट लूँ वो मैं इंग्लिश का ले लूँ या मैथमेटिक्स का ले लूँ, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपकी नॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो उससे रिलेटेड चेक करना चाह रही हूँ, तो मेरा जो टेस्ट होगा वो एजुकेशन के टॉपिक्स पे ही बेस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द लेंथ ऑफ ए टेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव मॉड सैम्पल ग्रुप या फैक्टर। तो जो लेंथ है टेस्ट की वो हमें सैंपल देती है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। एक अच्छा सैंपल के लिए टेस्ट की लेंथ बहुत मैटर करती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अभी अगर हमने ये एक टॉपिक पहला पढ़ा, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन का पहला चैप्टर हमने कवर किया, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, ठीक है, जिनसे अच्छा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं उसमें से सिर्फ एक चैप्टर ले लूँ, सिर्फ एक टॉपिक ले लूँ, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन ले लूँ, और आपका जो टेस्ट है वो सिर्फ उसमें से आ जाए, बाकी सारे एरियाज़ को कवर ना कर रहा हो, तो वो अच्छा सैंपल नहीं होगा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा, ठीक है। तो जो लेंथ है टेस्ट की, या मैं आपसे ले लूँ कि सॉरी ये 5 या 10 क्वेश्चन, ठीक है, उस पूरे टॉपिक में से ले लूँ, इस पूरे चैप्टर में से, ठीक है, तो तब भी हमारे पास वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद अदर स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट होते हैं। समेटिव एवेल्यूएशन इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, सबसे आखिर में हम इस लेते होते हैं समेटिव एवेल्यूएशन। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, हमने बहुत दफ़ा इसको पढ़ा। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन याद रखिएगा, उसका सेकंड नेम टेस्ट ब्लूप्रिंट होता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन टेस्ट डेवलपमेंट, टीचर्स को या एग्जामिनर्स को, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको टेस्ट डेवलप करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद अगला हमारे पास है द पर्पज़ ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ टू डेवलप इंटीग्रेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट, टू डेवलप अ कंटेंट, टू हेल्प टीचर्स फॉर सैम्पलिंग क्वेश्चन फ्रॉम ऑल कंटेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी खसूसियात, ये सारे पर्पजेस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डेवलपिंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से मिलते हैं, प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ कोर्स कंटेंट, या प्रिपेयरिंग टू वे चार्ट्स। ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन होगा। द सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम इज, जिसमें आपने आंसर खुद सप्लाई करना होता है, प्रोवाइड करना होता है, तो वो ट्रू फॉल्स आइटम्स हैं, मैचिंग आइटम्स हैं, एमसीक्यूज आइटम है, या कंप्लीशन, तो वो कंप्लीशन आइटम्स हैं, जहाँ पे हमने खुद आंसर सप्लाई करना है, खुद प्रोवाइड करना है। अगला हमारे पास है अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम इज ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट, या ऑल अबव। ये सारे ही अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव, मैचिंग आइटम्स हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं। देन द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज आउट इज, जिसका मैच हमने तलाश करना है वो आइटम, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमाइस, रिस्पॉन्स, डिस्ट्रैक्टर, या नन ऑफ दिस। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 कॉलम्स हैं, ठीक है,
एक में आपको कंट्रीज़ गिवन है, दूसरे में आपने उनको उनके जो कैपिटल्स हैं उनके साथ मैच करना है। अब पाकिस्तान आपके पास वो आइटम है जिसका आपने करेक्ट मैच फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको प्रीमाइज बोलेंगे, जो पाकिस्तान होगा वो प्रीमाइज होगा, ठीक है। तो जो इसका रिस्पॉन्स होगा हम इस्लामाबाद कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो रिस्पॉन्स वाले आइटम है उसमें अगर इस्लामाबाद मौजूद है तो आप उसके साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका करेक्ट रिस्पॉन्स होगा। तो वो आइटम जिसका मैच हम तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं, उसको हम प्रीमाइज बोलते हैं मैचिंग आइटम्स में। अगला हमारे पास है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास मैचिंग आइटम्स में होता है, ठीक है। मैचिंग आइटम्स बनते ही रिलेशनशिप की बेस पे हैं। देन हमारे पास है द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन MCQs इज। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो उसकी स्टेम थी वो उसको थोड़ी सी नेचर डिफरेंट थी, लेकिन बात सेम पूछी गई थी, तो वो हमारे पास स्टेम होती है। देन हमारे पास है द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर इन MCQs इज। MCQs में जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव्स, चॉइसेस, ऑप्शंस या ऑल अबव? ऑल अबव, ठीक है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं उनको। उसके बाद अगला हमारे पास है द करेक्ट ऑप्शन इन MCQs इज। जो MCQs हैं उनमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको क्या कहते हैं? आंसर बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं, रिस्पॉन्स या नन ऑफ द अबव? उसको हम आंसर बोलते हैं। ये हमारे पास 60 MCQs थे, ठीक हो गया। आपको इसी फॉर्म का मैं लिंक भी प्रोवाइड करूँगी वीडियो के साथ, तो कोशिश करें कि आप वीडियो को पहले समझें, ठीक है। आप पहले लेक्चर को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद जो आपके पास गिवन हो लिंक उस पर आप जाके तो उसको भी प्रैक्टिस करें, और बार बार प्रैक्टिस करें कि जब तक आपको इतनी श्योरिटी नहीं हो जाती कि हाँ भी मुझे इस सब्जेक्ट पे मुकम्मल ग्रिप हासिल हो चुकी है, ठीक है। तो मैं भी अपना स्कोर चेक कर लेती हूँ कितना है वो मेरा स्कोर। आलो कि ये यस 60 में 60, ठीक है, सारे ऑप्शंस ठीक हैं। तो कोशिश करें आप लोग, अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, सिर्फ इन MCQs में नहीं, ठीक है, लास्ट हमने जो टॉपिक्स पढ़े उनमें किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।